वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में बलबन के बारे में पढ़ रहे थे और बलबन के बारे में हमने उसके कुछ कार्यों को देखा, उसके परिचय को देखा। और आज हम लोग उसके कुछ पद एवं उपाधियां देखेंगे, उसके कुछ आक्रमण देखेंगे, लोगों का बलबन के बारे में क्या मत है, क्या विचार है, उसको देखेंगे। और उसके कुछ प्रशासनिक अधिकार और बलबन का कुछ कथन, और उसके बाद उसके पुत्रों के बारे में देखेंगे। और आज हम लोग इस बलबनी वंश और पूरे गुलाम वंश को समाप्त कर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बलबन के पूरे कार्यों को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले आज हम इसकी पद की चर्चा करते हैं। बलबन को कौन सा पद और कौन सी उपाधियां मिली थी। देखिए, सबसे पहले इसे खासतार का पद मिला था। खासतार यानी अंगरक्षकों का प्रधान। यह पद किसने दिया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दिया था इसे खासतार का पद। खासतार का मतलब होता है अंगरक्षकों का प्रधान। और इसके बाद इल्तुतमिश ने तुर्के चहलगामी का इसे सदस्य बनाया। इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है कि इल्तुतमिश ने बलबन को खासतार का पद दिया यानी अंगरक्षकों का प्रधान बनाया, और उसके बाद इसे तुर्के चहलगामी का सदस्य बनाया। आमीर शिकार, रजिया सुल्तान ने इसे आमीर शिकार का पद दिया। आमीर शिकार का मतलब होता है यह एक अच्छा लड़ाकू भी था, यानी कि लड़ाकुओं का यह एक प्रमुख सरदार था। तो आमीर शिकार का पद किसने दिया? रजिया सुल्तान ने। आमीर आखुर यानी कि अस्तबल का प्रधान, घोड़ाशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान, जिसे हम लोग आमीर आखुर कहते हैं, शाही अस्तबल का प्रधान। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है कि इसमें इसको सबसे पहले इस पद का शुरुआत किसने किया था? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह ने बलबन को आमीर आखुर या शाही अस्तबल का प्रधान नियुक्त किया। आमीर हाजिब, आमीर हाजिब का मतलब होता है मुख्यमंत्री। अलाउद्दीन महमूद शाह ने, यह पिछले ही वीडियो में हमने चर्चा किया था कि अलाउद्दीन महमूद शाह ने बलबन को आमीर हाजिब का पद दिया था, यानी कि मुख्यमंत्री का पद दिया था। तो आमीर हाजिब यानी मुख्यमंत्री का पद किसने दिया? तो अलाउद्दीन महमूद शाह ने। नवाबे मामलिकात, नवाबे मामलिकात यानी नायब का पद। तो नायब का पद किसने दिया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद ने गयासुद्दीन बलबन को नायबे मामलिकात यानी नायब का पद दिया था। उलुग खां, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, जिसे हम लोग नसीर खां भी कहते हैं, उसने गयासुद्दीन बलबन को उलुग खां की भी उपाधि दी थी। याद है, हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर ली थी कि उलुग खां का मतलब होता है महान। उलुग खां का मतलब क्या होता है? महान। तो महान की संज्ञा किसने दी? तो यह नासिरुद्दीन मोहम्मद ने दी। उसके बाद 1249 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन को नायब सुल्तान की उपाधि मिली। याद रखेंगे, 1249 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन को नायब सुल्तान की उपाधि मिली। यह तो था इसकी पद एवं उपाधियां। इसके बाद कई लोग और कई संस्थानों का गयासुद्दीन बलबन के बारे में क्या मत है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो बर्नी के अनुसार, बर्नी ने गयासुद्दीन बलबन को क्या कहा है? खुफिया कातिल, जनता का पिता एवं नायक। तो खुफिया कातिल, जनता का पिता एवं नायक किसने कहा है? तो बर्नी ने। तो बर्नी ने गयासुद्दीन बलबन को खुफिया कातिल, जनता का पिता एवं नायक कहा है। याद रखेंगे। भगवान विष्णु के सारे कार्य का संचालक किसने कहा है? तो पालम वाली शिलालेख में लिखा गया है। यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो योगेश्वर पंडित के द्वारा। योगेश्वर पंडित के द्वारा लिखित पालम वाली शिलालेख में गयासुद्दीन बलबन को भगवान विष्णु के सारे कार्य का संचालक कहा गया है।
तो भगवान विष्णु के सारे कार्य का संचालक किसने कहा? तो यह पालम वाली शिलालेख ने कहा। किसने लिखा? तो योगेश्वर पंडित ने लिखा। खलीफा का सहायक, गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख। गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख में बलबन को खलीफा का सहायक कहा गया है। देखिए, ये जो शिलालेख होता है, पत्थर पे कुछ लिखे हुए चीज होते हैं इस तरह से, उसे शिलालेख कहते हैं। और अभिलेख जितने सारे हमारे जो पाया रहते हैं उस पे लिखे रहते हैं, उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। तो खलीफा का सहायक बलबन को कहा गया है। और यह बात कहां पे लिखा गया है? तो गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख में। दमन एवं आक्रमण, यानी कि इसने कौन कौन से आक्रमण में हिस्सेदारी लिया? देखिए, जितने सारे इसने हिस्सेदारी लिया शासक बनने से पहले, शासक बनने के बाद इसने महज कुछ ही विद्रोहों में, कुछ ही आक्रमण में इसने हिस्सेदारी लिया। जैसे कि गद्दी पर बैठते ही 1266 ईस्वी में इसने मेवों का दमन किया। मेवा यानी मंगोलों के विद्रोह का इसने दमन किया। अवध के विद्रोह को दबाया और साथ ही साथ कटेहरों नामक एक जनजाति था, उसके विद्रोह को इसने शांत किया। तो गद्दी पर बैठने के साथ ही 1266 ईस्वी में चूंकि गद्दी पर बैठा था, तो उसने 1266 ईस्वी में मेवों का दमन किया, अवध के विद्रोह को दबाया तथा कटेहरों जनजाति को शांत किया। याद रखेंगे। इसने गोपालगिर में किले का निर्माण किया और इसमें अफसरों की नियुक्ति की। तो गोपालगिर नामक एक जगह है जहां पे इसने एक किले का निर्माण किया, दुर्ग का निर्माण किया और वहां पे उसकी देखरेख के लिए अफसरों की नियुक्ति की। 1246 ईस्वी में दुआबे में हिंदू जमींदारों के उदंडता का दमन किया और कालिंजर एवं कड़ा पर कब्जा कर लिया। तो 1246 ईस्वी में दुआबे में जो हिंदू, हमने दुआब के बारे में बताया था, जो गंगा और जमुना के बीच का जो मैदानी क्षेत्र होता है, यानी कि दो नदियों के बीच का जो मैदानी क्षेत्र होता है उसे दुआब कहते हैं। तो 1246 ईस्वी में दुआबे में हिंदू जमींदारों के उदंडता का उसने क्या किया? दमन किया और साथ ही साथ कालिंजर एवं कड़ा पर कब्जा कर लिया। 1255 ईस्वी में सुल्तान के सौतेले पिता कुलतुग खां, तो कुलतुग खां के विद्रोह का उसने दमन किया। तो 1255 ईस्वी में बलबन ने क्या किया? बलबन ने जो उस समय का सुल्तान था उसका सौतेला पिता जिसका नाम था कुलतुग खां, तो कुलतुग खां के विद्रोह का दमन किया। 1257 ईस्वी में उसने फिर एक बार मंगोल के आक्रमण को रोक लगाया। याद रखेंगे। तो 1257 ईस्वी में मंगोल आक्रमण को उसने रोक लगाया। 1259 ईस्वी में बागियों का नाश किया। कुछ बागी लोग विद्रोह किए जिनके विद्रोहों का उसने नाश किया और मंगोल आक्रमण की रोकथाम एवं सीमांत क्षेत्र में सुदृढ़ दुर्ग यानी किले का निर्माण किया। तो मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए और बागियों का नाश करने के लिए 1259 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन ने सीमांत क्षेत्र में सुदृढ़ दुर्ग यानी किले का निर्माण किया। यानी कि 1259 ईस्वी में बागियों का नाश करने के बाद मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए सीमांत क्षेत्रों में एक दुर्ग यानी किले का निर्माण किया। उमराव वर्ग को नियंत्रण में रखा तथा सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को बनाया। एक जाति थी उमराव, वह उस समय काफी आगे की ओर बढ़ रही थी, तो बलबन ने उसके प्रभाव को नियंत्रण में किया और साथ ही साथ सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को बनाए रखा कि सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा पर कोई आंच ना आए। और उमराव के वर्ग को उसने क्या किया? नियंत्रण में रखा। उच्च पद से गैर तुर्कों को हटा दिया। हमने बताया था कि बलबन जो था उसने कुलीनता का समर्थन किया, यानी कि वो रक्त की शुद्धता का समर्थन किया कि जो तुर्क होंगे वही शासक होंगे, तुर्क की शादी, तुर्क का विवाह तुर्क में ही होगा। तो उच्च पद से तुर्कों को हटा दिया
और साथ ही साथ तुर्क जाति के एकाधिकार का प्रतिपादन किया। तो उसने क्या किया कि तुर्क जाति का ही एकाधिकार होगा, गैर तुर्क किसी उच्च पद पर नहीं रहेंगे। इसने उसका, बलबन ने क्या किया, इसका प्रतिपालन किया। 1252 ईस्वी में ग्वालियर, चंदेरी तथा मालवा पर उसने अधिकार कर लिया। यानी कि जब वह मालवा के अभियान पर गया 1252 ईस्वी में, तो ग्वालियर, चंदेरी और मालवा के अभियान में उसने तीनों को जीत लिया। तो ये तो था बलबन के दमन एवं आक्रमण के बारे में। अब हम लोग उसके कुछ प्रशासनिक सुधार के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। तो प्रशासनिक सुधार में सबसे पहले 1279 ईस्वी में बलबन ने सर्वप्रथम जिलों के रूप में सिख का विकास किया और सिख का प्रमुख सिकदार कहलाया। तो याद रखेंगे सबसे पहले कि 1279 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन ने सर्वप्रथम जिलों के रूप में सिख का विकास किया। यानी कि सिख मतलब जिला, और वहां का जो प्रमुख कहलाया, क्या कहलाया, सिकदार। तो जिलों को चलाने के लिए सिख का निर्माण किया और सिख का जो प्रमुख था उसे सिकदार कहा गया। प्रत्येक इक्ता एवं जनसाधारण में बरीदे मुमालिक एवं ख्वाजा या साहिबे दीवान यानी प्रांतीय दीवान की उसने नियुक्ति की। याद रखेंगे ये चीज हमने पहले ही बताया था कि जो इल्तुतमिश का सारा इक्ता था, उसने इक्ता और तुर्के चहलगामी उसे समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ जो बरीदे मुमालिक था यानी कि गुप्तचर विभाग, पर्याप्त जासूसी प्रणाली, उसकी इसने नियुक्ति की थी। तो प्रत्येक इक्ता एवं जनसाधारण में वरीदे मुमालिक एवं ख्वाजा या साहिबे दीवान यानी कि मंत्री। दीवान का मतलब क्या होता है, मंत्री। तो जो प्रांत का एक बड़ा मंत्री होता है जिसे प्रांतीय दीवान या ख्वाजा या साहिबे दीवान कहते हैं, तो इस पद की उसने नियुक्ति की। और साथ ही साथ बरीदे मुमालिक नामक एक संस्था की भी स्थापना की, यानी जो एक गुप्तचर संस्था था। उसके बाद बलबन का कथन, बलबन के क्या क्या कथन थे सबसे पहले हम लोग देख लें। तो बलबन का कथन था कि जब भी मैं किसी नीच कुल में जन्मे किसी व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें जलने लगती है और गुस्से से हाथ तलवार पर जा पड़ती है। तो बलबन क्या कहता था कि जब भी मैं किसी नीच कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें जलने लगती है और गुस्से से हाथ तलवार पर जा गिरती है। याद रखेंगे इस कथन को, मेंस राइटिंग में आपकी मदद करेगी कि जब भी बलबन का कथन था कि जब भी मैं किसी नीच कुल में जन्मे किसी व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें जलने लगती है और गुस्से से हाथ तलवार पर जा पड़ती है। उसके बाद इसने एक और कथन बोला, सुल्तान का हृदय दैवीय अनुकंपा की एक विशेष निधि है, इस कारण इसका अस्तित्व अद्वितीय है। तो बलबन ने क्या कहा कि सुल्तान का हृदय दैवीय अनुकंपा की एक विशेष निधि है, इस कारण इसका अस्तित्व अद्वितीय है। याद रखेंगे आप लोग। 1249 ईस्वी में इसका विवाह उस समय के सुल्तान की पुत्री से हुआ। याद रखेंगे इसकी मृत्यु 1287 ईस्वी में होती है। ये हमने बता दिया। कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बर्नी ने बलबन की मृत्यु के बारे में क्या कहा, तो बर्नी ने बलबन की मृत्यु के बारे में कहा कि बलबन की मृत्यु पर तुर्की आमिरों ने वस्त्र फाड़ दिए, सर पर धूल उड़ाई एवं 40 दिनों तक मृत्यु का शोक मनाया। तो याद रखेंगे जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो बर्नी इसके बारे में एक कथन बोलता है कि बलबन की मृत्यु पर तुर्की अमीरों ने वस्त्र फाड़ दिए, सर पर धूल उड़ाई एवं 40 दिनों तक मृत्यु का शोक मनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका पौत्र, इसके दो पौत्र थे, दो पोते थे। एक का नाम था मोइजुद्दीन कैकुबाद
और दूसरे का नाम था क्यूमर्स। तो मोइजुद्दीन कैकुबार्स 1287 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, यह 1287 से 1288 तक लग 1 साल भी पूरी तरह से नहीं रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद लकवा के कारण वह अक्षम हो जाता है शासन चलाने से। तो लकवा के कारण शासक अक्षम, यानी कि जो मोइजुद्दीन कैकुबाद है, जैसे ही शासन संभालता है तो उसे लकवा हो जाता है, और लकवा के कारण वह शासन संभालने में अक्षम हो जाता है। तो उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद 1288 ईस्वी में उसका अगला पौत्र, जिसका नाम था क्यूमर्स, वह दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, यानी कि बलबनी वंश का शासक बनता है। और यह बलबनी वंश और गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक होता है। 1290 ईस्वी तक यह शासक रहता है। हाल 3 वर्ष की अवस्था में ही यह दिल्ली सल्तनत का शासक बना। यह बलबन का पौत्र था। कैकुबाद का 3 वर्षीय पुत्र था यह। तो जो क्यूमर्स था, यह कैकुबाद का 3 वर्षीय पुत्र था। क्योंकि देखिए, जो मुइजुद्दीन कैकुबाद था, मुइजुद्दीन कैकुबाद बलबन का पुत्र था, और चूंकि उसे लकवा हो गया, इसीलिए वह ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया। तो उसने अपने पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा दिया 1288 ईस्वी में। महज 2 वर्ष तक वह शासन किया। हालांकि यह जो शासक बना, महज 3 वर्ष की अवस्था में शासक बना दिल्ली का। यह बलबन का पौत्र था, यानी कि मोइजुद्दीन कैकुबाद का पुत्र था। इसी का फायदा उठाता है उसका एक सेनापति, जिसका नाम था मलिक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका फायदा उठाता है। वह एक अफगानी तुर्क मलिक भी था, और साथ ही साथ इसका सेनापति भी था क्यूमर्स का। तो इसका फायदा उठाकर 1290 ईस्वी में इसकी हत्या कर देता है, और उसके बाद गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। और कौन आता है? तो खिलजी वंश। याद रखेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन था? तो सेनापति था किसका? क्यूमर्स का। और क्यूमर्स की हत्या इसने कर देता है। यह एक अफगानी तुर्क भी था। मलिक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा इसकी हत्या हो जाती है, और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। तो इस प्रकार जो गुलाम वंश का 11वां शासक था, जिसका नाम था क्यूमर्स, इसकी समाप्ति के बाद गुलाम वंश समाप्त हो जाता है, बलबनी वंश समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार जो गुलाम वंश समाप्त, अब हम लोग शुरुआत करेंगे खिलजी वंश का। यहाँ से शुरुआत होगा खिलजी वंश का। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में खिलजी वंश को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।